ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है मॉनेटरी पॉलिसी और ओपन मार्केट पॉलिसी के बारे में समझ लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, बता, अगर आरबीआई बैंकों को एक दिन के लिए पैसा देता है तो उसे क्या कहते हैं? एमएसएफ। 2 दिन से अधिक के लिए रेपो रेट, 14 दिन से अधिक के लिए बैंक रेट। और जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास लोन के रूप में रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ओके, बैंकों को कितना परसेंट पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है? उसे क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो 4%। कितना परसेंट पैसा बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है? 18%। उसे क्या कहते हैं? SLR, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक पब्लिक को किस रेट पर लोन दे सकते हैं और उन दोनों को क्या कहते हैं? PLR और PR। PLR को क्या कहते हैं? प्राइम लेंडिंग रेट। और BR को बेस रेट। इसमें से PLR ज्यादा होता है या BR ज्यादा होता है? PLR ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े चीजों के लिए जो लोन लेने जाते हैं, जैसे कि घर बनवाना है, ठीक है, पुल बनवाना है या कुछ चीजें बनवानी है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? हाई चार्ज करते हैं। होम लोन पर तू देखती होगी कि ज्यादा चार्जेस रहते हैं मोस्टली, है ना। और BR क्या होता है? बेस रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करती है। और PLR बैंक खुद डिसाइड कर लेते हैं। PLR के लिए भी आरबीआई एक बेंचमार्क सेट कर देती है कि भाई ठीक है, तुम इससे भी ऊपर मत चले जाना। जैसे कि बेस रेट के लिए कह दिया कि अच्छा 6% से नीचे मत जाना, तो वैसे PLR के लिए भी कह सकता है ना कि चलो अच्छा 20% से ऊपर मत चले जाना। और नॉर्मली भी बैंक इतना भी हाई नहीं जाते हैं, इतना भी हाई नहीं जाएंगे कि लोग उनसे लोन ही लेना बंद कर दे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम समझ चुके थे। पता, जब जब मार्केट में पैसा आता है तो मार्केट में कैश की फ्लो बढ़ जाता है या घट जाता है? कैश फ्लो, जब मार्केट में पैसा आता है, जब मार्केट में पैसा आएगा तो मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो क्या आता है? महंगाई, इन्फ्लेशन। और लिक्विडिटी अगर कम हो जाए तो क्या कहते हैं? मंदी, रिसेशन। ठीक है, मंदी या रिसेशन। तो देख, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी। और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है? कैश। क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इतना समझ में आया? इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। मुद्रा है, मुद्रास्फीति। अब देख, मुद्रास्फीति की सिचुएशन में क्या हो जाता है कि हमारे पास जो पैसा रहता है ना, वो पैसे से खरीदने की ताकत घट जाती है। जैसे पहले के टाइम में तू देखती होगी कि 1 रुपए में हमें 4 चॉकलेट मिल जाते थे, है ना। 4 चॉकलेट मिल जाते थे। लेकिन आज के टाइम में 1 रुपए में एक ही चॉकलेट मिलता है ना। तो देख, पहले हमारी परचेसिंग पावर ज्यादा थी, लेकिन अब क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन आता है
तो इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या होता है, हमारी परचेसिंग पावर घट जाती है। ये सब मैं बताऊंगा तुझे कब, जब मैं बताऊंगा कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, पहले तुझे मुद्रास्फीति समझा कि मुद्रास्फीति कब आती है। हाँ, जब मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ जाए, लिक्विडिटी ज्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशन में आती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या ओपन मार्केट पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है कि नहीं आता है? आता है, आता है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति होती है वो किस वजहों से आती है, इसके रीजन क्या होते हैं। ठीक है, रीजन, रीजन, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या समझना है हमें, रीजन या टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को कह देती है, रीजन, या इसे क्या कर सकती है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। देख, पहली चीज तो मैंने बताया कि अगर मार्केट में क्या बढ़ जाए, तरलता या लिक्विडिटी। पहला रीजन क्या होता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को क्या कहते हैं, तरलता, तरलता। यानी मार्केट में अगर पैसा बढ़ जाए तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, तरलता बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। इतना समझ में। दूसरी चीज, अगर मार्केट में किसी चीज का डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, डिमांड बहुत बढ़ जाए, जैसे जैसे ये 4 लड्डू है, ठीक है, 4 लड्डू है। इस 4 लड्डू का कीमत है, 1 लड्डू 1 रुपया मिलता है, 1 लड्डू 1 रुपया मिलता है। लेकिन तू है दुकानदार और यहाँ पर उसे खरीदने वाले 10 लोग हैं, उसे खरीदने वाले 10 लोग हैं और सबको यही लड्डू चाहिए, सबको यही लड्डू चाहिए। अगर 4 लोग होते हैं तो तू सबको 1-1 रुपए में 1-1 लड्डू दे देती। लेकिन तू देख रही है कि बाप रे बाप, सबको यही लड्डू चाहिए और मेरे पास लोग ज्यादा हैं, लड्डू कम है, मांग ज्यादा है और सामान कम है। तो तू क्या कहेगी, अब एक एक जो लड्डू है 1 रुपया का नहीं 10 रुपए का मिलेगा। तो जिसके पास पैसा रहेगा वो आएगा, इसको खरीद लेगा, और जिसके पास नहीं रहेगा वो घर पर चला जाएगा। तो देख, जब चीजों की मांग बढ़ जाती है तो उसका पैसा भी बढ़ जाता है, और जब मतलब उसका दाम बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यानी हम कह सकते हैं कि डिमांड की वजह से, अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ जाए तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो मैं दूसरी चीज लिख लूं, डिमांड, डिमांड ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन, डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन। जैसे शादी का जब माहौल आता है, गांव में शादियां होती है, तो उस वक्त शादी के टाइम में पंडित जी लोगों का डिमांड बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता, बढ़ जाता है। नॉर्मल टाइम में जो पंडित जी पूजा पाठ करवा देते थे 500 रुपए में, अब वो शादी में जाएंगे तो 1000 रुपया 1500 लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं। लेकिन पंडित जी का डिमांड कभी तक रहेगा जब तक शादियां होती रहेंगी, और शादियां साल भर तो चलती नहीं, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन रहता है शादी का, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन होगा, जो डिमांड की वजह से महंगाई आएगी, ये तो थोड़े समय के लिए रहेगी। तो ये क्या रहता है, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम। डिमांड खत्म, महंगाई खत्म, डिमांड खत्म, महंगाई खत्म। जैसे शादी में जो ढोल बाजे वाले होते हैं, नाचने वाले होते हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले, ऑर्केस्ट्रा वालों का डिमांड शादी में बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जैसे शादियां खत्म होती है सब लोग घर पे बैठ जाते हैं, सब लोग घर पे बैठ जाते हैं। बात समझ में आई? तो जैसे डिमांड खत्म, इन्फ्लेशन खत्म, डिमांड खत्म, इन्फ्लेशन खत्म। तो 2 रीजन तूने समझ लिए इन्फ्लेशन के। पहला क्या समझा, एक तो लिक्विडिटी, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, मार्केट में
अगर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा तो भी क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अब तीसरी चीज ऐसी सोच कि जैसे देश में ये अ, कोयला मान ले, ये सब क्या है, कोयला है, ठीक है, कोयला है। ये कोयला ये कोयला अभी मिल रहा है 10 रुपए केजी, 10 रुपए पर केजी, ठीक है, 10 रुपए पर केजी। अब इसको कोयलों को ले जाते थे ट्रक से, ठीक है, ट्रक से ले जाते थे, ट्रक से। तो ट्रक वाला जब ले जाता था और इसे मार्केट में उतारता था, जैसे ट्रक से ले गया, अपना भाड़ा जोड़ लिया, इसने कहा कि 15 रुपए पर केजी मैं बेचूंगा, 15 रुपए पर केजी मैं बेचूंगा। मार्केट में कोयला आया 15 रुपए पर केजी, ठीक है, 15 रुपए करके पर केजी। लेकिन अगर इसी कोयले का दाम बढ़ के 20 रुपए पर केजी हो जाए, 20 रुपए पर केजी हो जाए, फिर ट्रांसपोर्टेशन वाला जो लेकर जाएगा ये भी क्या करेगा, ये कह देगा भैया 20 रुपए मैं वहां दे रहा हूँ, मैं यहाँ 30 रुपए पर केजी बेचूंगा। मार्केट में जाएगा कैसे, 30 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी। यानी कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए, मतलब जो मेन कोर सेक्टर है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ठीक है, अगर इन सब का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। और तुझे पता है जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, हर एक चीजों के दाम आसमान पे जाने लगते हैं, है ना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, सब्जी का दाम बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, कपड़े का दाम बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, बाहर से आने वाली चीजों का दाम बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो रहा है, कॉस्ट में वृद्धि हो रही है, कॉस्ट, कॉस्ट हमारा जो कॉस्ट था बेसिक चीजों का, जिससे कोई चीज चलता था, जैसे पेट्रोलियम से गाड़ी चलती थी, पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। कोल बढ़ जाएगा, कोल का दाम बढ़ गया तो इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि कोल से ही किसका प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना? तो अगर कॉस्ट में वृद्धि हो जाए, कॉस्ट कॉस्ट में वृद्धि हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, कॉस्ट ड्रिवेन, कॉस्ट ड्रिवेन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो मैं तीसरा क्या कर सकता हूँ, कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी, कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी ये इन्फ्लेशन बढ़ सकता है कि नहीं, जो होता है कॉस्ट ड्रिवेन इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्ट ड्रिवेन इन्फ्लेशन, कॉस्ट ड्रिवेन इन्फ्लेशन। और ये सबसे खतरनाक होता है, ठीक है, कॉस्ट ड्रिवेन इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब तक जब तक यहाँ से कॉस्ट कम नहीं होगा, यहाँ से कॉस्ट कम नहीं होगा, किसी भी चीज का दाम नहीं घटेगा, ठीक है। जैसे पेट्रोल अगर 100, 110, 115 चल रहा है, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इसकी दाम को कम नहीं करेगी। सरकार जहां से पेट्रोल खरीद रही है वहां से दाम कम नहीं होगा। बात समझ आ रही है? या सरकार क्या कर सकती है कि जैसे सरकार बाहर से ले रही है, यूएई से मान ले पेट्रोल ले रही है, वहां से आ रहा है 10 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर, और सरकार इसके ऊपर ठोक दे रही है 50 रुपए का टैक्स, तो ये क्या हो गया, 60 रुपए लीटर हो गया। तो सरकार इस दाम को कैसे कम कर सकती है कि अपना टैक्स घटा दे, अपना टैक्स घटा दे, तो भी इसका दाम कम हो जाएगा। और जब इसका पेट्रोल का दाम कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो सारी की सारी जो चीजें महंगी हुई थी वो धीरे 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 कम होने लगेंगी, ठीक है। यानी कॉस्ट ड्रिवेन इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल कर सकता है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये खतरनाक होता है, डेंजरस, कमाई का जरिया है। अगर देख, जो पेट्रोल है, पेट्रोल पेट्रोल को ये लोग ने जीएसटी में क्यों नहीं रखा है, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में रखते हैं, तुझे पता है जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब कितने का है, 28, 28। और मान ले कि अगर पेट्रोल वहां से आता, पेट्रोल बैरल के हिसाब से आता है, ठीक है, 159 लीटर होता है एक बैरल में, और वो $60 या $70 बैरल आता है। बात समझ रही है, $60 या 70। जैसे ये लोग पेट्रोलियम को जीएसटी में इंक्लूड करते हैं ना, पेट्रोल का दाम तेरा 60 से 65 रुपया या 70 रुपया लीटर हो जाता तुरंत, इससे ऊपर जा ही नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स टैक्स कितना लगाते हैं लोग, 28% ही टैक्स लगा पाते हैं ना पेट्रोलियम पर, मैक्स टू मैक्स। लेकिन इस वक्त पेट्रोलियम पर तो किसी किसी राज्य में देखेगी 200% टैक्स है, किसी किसी राज्य में 100% टैक्स है, किसी किसी में 110% टैक्स है, ऐसे है।
हाँ है, यही तो राजनीति है। सरकार सरकार इसी से तो पैसा कमाती है, उन्हें उसी पैसे से इलेक्शन में खर्चा करना है। और जबकि वो गधे नहीं जानते हैं कि वो जितना पैसा इलेक्शन में खर्चा करते हैं उसके आधे पैसों का भी अगर काम करवा दें तो उन्हें इलेक्शन में क्या कभी घूमने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं करवाएंगे, पैसा घोटेंगे। तो वो सब पॉलिटिक्स है। हाँ। अरे बाबा, मैं बोल रहा हूँ तुम सड़क बनवाओ, अपना नाम लिखवा दो ना कि मैं ये काम करवाया। कौन मना कर? और वैसे भी ये लोग कुछ भी करवाते हैं तो अपना बैनर पहले लगवाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के चरण स्पर्शों से। ठीक है, वैक्सीन जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो वैक्सीन के हर एक पर मोदी जी का फोटो था कि नहीं था? क्या वैक्सीन मोदी जी बनाए थे? हाँ। तो वही बात होता है, वो कुछ भी करते हैं पॉलिटिशियंस, वहां वो लोग अपना नाम जरूर लाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं मिलेगा जो काम करवा दे और अपना नाम न लाए। अरे गांव का एक मुखिया होता है, साला कुछ करवाता है तो पहले बड़ा सा बैनर लगवाता है कि मैंने करवाया है। ठीक है, लेकिन वो सब सोच ले। ठीक है, ये समझ में आया कि कॉस्ट ड्रिवन जब इन्फ्लेशन आएगा तो ये सबसे खतरनाक होता है, लंबे समय तक चलता है और तब तक चलेगा जब तक गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती है। तो इसको इसको कौन कंट्रोल कर सकता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, कॉस्ट ड्रिवन इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? कौन कर सकता है? गवर्नमेंट। और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से अगर इन्फ्लेशन आई तो उसे कौन कंट्रोल कर सकता है? कौन करता है? आरबीआई। कंट्रोल बाय आरबीआई। ठीक है, आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए सारी की सारी लिक्विडिटी को कंट्रोल कर देता है, कंट्रोल कर देता है। अब सोच, अब सोच, मोदी जी जब एक वक्त अपना भाषण दे रहे थे तो क्या कह रहे थे कि मैं गवर्नमेंट, मतलब मेरी गवर्नमेंट बनने के बाद सबके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 15-15 लाख रुपए आएंगे। ठीक है, उनका कहना था कि जब मेरी गवर्नमेंट आएगी तो देश का सारा काला धन जो बाहर है वो देश में आ जाएगा और सबके अकाउंट में क्या आएंगे? 15-15 लाख रुपए आएंगे। अब सोच, यहाँ लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दुनिया भर की मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ओपन मार्केट पॉलिसी बनाती है, और मोदी जी सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए दे रहे थे। अगर सोच, अगर वो 15 लाख रुपए सच में आए होते तो देश की अर्थव्यवस्था बचती? ढह जाती। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था ढह जाती और भारत वेनेजुएला की तरह बन जाता। ठीक है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में इतनी महंगाई है कि वहां पर एक वक्त का तुझे खाना खाना है तो 1.5 से 2 लाख रुपया क्या करना होगा? खर्चा करना होगा। ठीक है, वो स्टोरी अभी बताऊंगा, पहले तुझे समझ में आया कि महंगाई, इन्फ्लेशन के क्या रीजन थे? कितने रीजन इन्फ्लेशन के? कौन कौन से? लिक्विडिटी, डिमांड और कॉस्ट। ठीक है, सीधा याद रखने का, लिक्विडिटी, डिमांड और कॉस्ट। लिक्विडिटी, डिमांड और कॉस्ट। कम समय के लिए, कम समय के लिए कौन होता है? सबसे शॉर्ट इन्फ्लेशन किसे कहेंगे? शॉर्ट टाइम इन्फ्लेशन, डिमांड। शॉर्ट टाइम इन्फ्लेशन, डिमांड। और सबसे खतरनाक इन्फ्लेशन किसकी वजह से आएगा? कॉस्ट ड्रिवन की वजह से। ये लंबे समय तक चलता है। ठीक है, लंबे समय तक चलता है। इतना समझ में आ गया? ओके, अब हम चलते हैं, समझते हैं कि इन्फ्लेशन ना, इन्फ्लेशन की कितनी स्टेजेस होती हैं। जैसे एक इंसान होता है, इंसान की कई अवस्थाएं होती कि नहीं? पहले इंसान, मतलब इंसान छोटा होता है, बच्चू एकदम, चाइल्ड। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो यंग होता है। ठीक है, टीनेजर से यंग होगा, मतलब कि एडल्ट, एडल्ट से यंग होगा, यंग से फिर ओल्ड होगा। तो कई सारे स्टेजेस रहते हैं कि नहीं लाइफ के? वैसे ही इन्फ्लेशन के भी कई सारे स्टेजेस होते हैं। तो समझते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन।
स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की अवस्थाएं, इन्फ्लेशन की अवस्थाएं। देख, एक होती है रेंगती मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। तो एक कहते हैं रेंगती मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रा। बच्चा जब छोटा सा होता है एकदम, तो रेंग के चलता है कि नहीं चलता है? बच्चा जब छोटा होता है तो रेंग के चलता है कि नहीं चलता है? हेलो, तेरा ध्यान किधर है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, बच्चा छोटा होता है तो वो चलता है ना, क्राउल करता है धीरे 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 धीरे। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही हमारा इन्फ्लेशन जब कम होता है, मतलब नॉर्मल अमाउंट में एकदम कम होता है, तो उसे हम कहते हैं रेंगती मुद्रास्फीति, क्रीपिंग। इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, डिमांड कम रहती है। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रहता है, और कैश लिक्विडिटी भी कम रहती है, मार्केट में लिक्विडिटी की मात्रा कम रहती है। ठीक है। देख, डिमांड कम रहता है और लिक्विडिटी, लिक्विड, लिक्विडिटी इन मार्केट क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, कम रहता है। रेंगती मुद्रास्फीति को अच्छा माना जाता है। ठीक है, गुड। ठीक है, क्योंकि देश में थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति होनी जरूरी है। नहीं तो अगर एकदम देश में मुद्रास्फीति नहीं रहेगी तो भी खराब सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, तो रेंगती मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है। ठीक है। दूसरा आता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और वो क्या करता है, चलना सीखता है। तो दूसरा कहते हैं चलती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति। चलती को हम क्या कहेंगे? वॉकिंग, वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसमें डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डिमांड थोड़ा बढ़ जाएगा, मार्केट में पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्केट में पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वॉकिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा? दौड़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो तीसरा क्या आ जाएगा? दौड़ती, दौड़ती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति। इसको इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? गैलोपिंग, गैलोपिंग, गैलोपिंग। यस, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है, डिमांड और बढ़ जाती है, डिमांड और बढ़ जाती है, और मार्केट में लिक्विडिटी की अमाउंट वॉकिंग से ज्यादा हो जाती है, मार्केट में लिक्विडिटी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और भारत में इस वक्त यही इन्फ्लेशन चल रहा है। इंडिया, इंडिया की जो सिचुएशन है कौन से टाइप की है? गैलोपिंग। इंडिया में आज के वक्त जो महंगाई है वो कौन से स्टेज पर है? तीसरे स्टेज पर, तीसरे स्टेज पर है। इंडिया में महंगाई तीसरे स्टेज पर है। बात समझ में आ रही है क्या? तीसरे स्टेज पर है। अगर इस तीसरे स्टेज को कंट्रोल नहीं किया गया तो इसके बाद आएगा, बता, बच्चा पहले रेंगेगा, चलेगा, दौड़ेगा, उसके बाद अति कर देगा, अति मुद्रास्फीति। मर नहीं जाएगा। एक को बता रहा था, तो कहती है कि पहले रेंगेगा, चलेगा, दौड़ेगा, उड़ जाएगा। मतलब पागल है क्या? उड़ जाएगा मतलब अति कर देगा वो, अति। ठीक है, अति, अति मुद्रा स्फीति, मुद्रा
और इसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें इसमें डिमांड भयानक बढ़ जाती है, लिक्विडिटी भयानक बढ़ जाती है, ठीक है। डिमांड तो कम ही समय के लिए रहेगा, लेकिन पैसे की मात्रा मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी सबके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। और स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जब पैसा ही पैसा सबके पास हो जाएगा तो सब सामानों की मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे जो सामान 1 रुपए का मिलने वाला रहेगा उसकी कीमत 100 रुपए हो जाएगी, तो महंगाई भयानक बढ़ जाएगा। और ये हाल हो जाएगा वेनेजुएला की तरह। वेनेजुएला में सबसे अधिक महंगाई है, क्यों? क्योंकि वहां के जो प्रेसिडेंट था उसको किसी ने उसके पड़ोसी देश ने कहा, कोस्टा रिका ने, एक काम करो, पहले वेनेजुएला दिखा दो तेरे को, उसे तो पता ही है तुझे, लेकिन यहाँ पर दिखा देता हूँ। साउथ अमेरिका में ये है, ठीक है, ये ये देश जो है ये वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। यहाँ क्या है कि यहाँ के प्रेसिडेंट को किसी ने कहा कि काम करो, तुम्हारे देश में गरीबी है, पैसा छाप डालो। और इस गधे ने, इकोनॉमी का इसका कुछ लेना देना नहीं था, पैसा छपवा डाला पूरा, और पैसा छपवा के अपने देश में बंटवा दिया। आज के वक्त में यहाँ पर इतनी भयानक महंगाई है, इतनी भयानक महंगाई है कि एक ब्रेड जो हमको 15 रुपए का मिलता है वहां पर 40-50 हजार रुपए का मिलेगा, ठीक है, 40-50 हजार। जो हगीज हम बच्चों को पहनाते हैं 100 रुपए 150 रुपए का, वहां पर 1 लाख 1.5 लाख का मिलता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो गई है वेनेजुएला। तो बता, हाइपर इन्फ्लेशन खतरनाक होता है कि नहीं होता है? कहेगा कि इन्फ्लेशन का कौन सा स्टेज सबसे खतरनाक होता है? डेंजरस, ठीक है, डेंजरस। एग्जाम्पल में तू क्या याद रखेगी? वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, वेनेजुएला। इतना क्लियर है? भारत में इस वक्त कौन से स्टेज की इन्फ्लेशन चल रही है? गैलोपिंग, दौड़ती मुद्रास्फीति है, दौड़ती मुद्रास्फीति है। अगर इस मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी भी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे आज श्रीलंका की है। श्रीलंका में भी क्या था कि उनके पास तो पहले फॉरेन रिजर्व खत्म हो गए थे, और फॉरेन रिजर्व जब खत्म हो गए तो वो बाहर से कोई चीजों को मंगा नहीं पा रहा था। अब देख, लोग हैं, ठीक है, लोग हैं बहुत सारे, ये खाना पीना तो खाएंगे ही, लेकिन तुम्हारे पास अगर प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाए तो बता, लोग तो मांगेंगे ही, तो ये प्रोडक्ट कम हो गए तो इन सबका डिमांड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो श्रीलंका में हुआ सिचुएशन, वो किसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेशन आया? डिमांड ड्रिवेन, डिमांड ड्रिवेन। और दूसरी चीज क्या थी, अब उसके पास पैसा है ही नहीं तो वो अपने प्रोडक्ट को मंगवाएगा कहाँ से? इसकी वजह से इसका जो इन्फ्लेशन है वो अभी तक सस्टेन है। लेकिन जैसे ही श्रीलंका क्या करता है, किसी भी तरीके से मैनेज करके सारे के सारे प्रोडक्ट, खाने पीने की चीजों को मंगवा लेता है, कोल मंगवा लेता है, ट्रांसपोर्टेशन करवा लेता है, तो उसकी ये इन्फ्लेशन चली जाएगी, ठीक है, इसकी इन्फ्लेशन चली जाएगी। तो बता, वेनेजुएला में अगर तुझसे पूछेगा कि वेनेजुएला में इन्फ्लेशन आने का रीजन क्या था, मैं क्या पूछ रहा हूँ, वेनेजुएला में कौन सा स्टेज है वो नहीं, वेनेजुएला में इन्फ्लेशन आने का रीजन क्या था इन तीनों में से? अरे जब कॉस्ट ड्रिवन था, पागल है क्या? वेनेजुएला में पैसा छाप दिया, लिक्विडिटी। वेनेजुएला में पैसा छाप दिया, तो जब पैसा आ जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब भी मैं तुझे रीजन कहूंगा तो तुझे ये चीजें याद रखनी है। रीजन 3, एक तो लिक्विडिटी हो सकती है मार्केट में आ गई हो सकता है प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया हो, और हो सकता है कि बेसिक चीजों का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया हो, ठीक है। ये 3 रीजन होते हैं इन्फ्लेशन के, लेकिन स्टेजेस कहेगा तो ये 4 स्टेजेस होती है, रेंगती, चलती, दौड़ती और अति। रेंगती, चलती, दौड़ती और अति, समझा? तो वेनेजुएला में अगर मैं पूछूं कौन सा इन्फ्लेशन है,
इन्फ्लेशन का कौन सा स्टेज है? तो हाइपर इन्फ्लेशन। भारत में इन्फ्लेशन का कौन सा स्टेज है? तो गैलोपिंग। और अगर मैं पूछूं वेनेजुएला में इन्फ्लेशन आने की वजह क्या थी, रीजन क्या था? तो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। और श्रीलंका में इन्फ्लेशन आने की वजह क्या है? डिमांड। श्रीलंका में डिमांड, ठीक है, डिमांड, क्योंकि चीजों की शॉर्टेज है, कमी है, तो जाहिर सी बात है उनका दाम बढ़ेंगे, क्योंकि लोग खाएंगे पिएंगे ना, ऐसा थोड़ी रहेगा कि हवा पी के रहेंगे, है कि नहीं? तो डिमांड, जैसे अगर ये डिमांड की सप्लाई पूरी हो जाएगी तो वो वहां के जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देख देख ये जो सारे का सारा इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति, इन सबको मेजर किया जाता है दो इंडेक्सेस का यूज करके, ठीक है? इन्फ्लेशन को दो इंडेक्सेस का यूज करके मेजर किया जाता है। क्या याद रखना है? इंडेक्स यूज टू मेजर इन्फ्लेशन। बात समझ में? एक होता है, तूने नाम सुना होगा, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सुना है कि नहीं? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। बात समझ में आया? अब देख, जैसे इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट दाम का पता लगाती है। जैसे अगर तुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मान ले तेरे लिए ड्रेस लेना है तुझे, ठीक है, तो तू क्या सोचेगी कि मैं ना पहले मॉल में चली जाती हूँ, मॉल में देख लूंगी वहां पर ड्रेस जो मुझे पसंद है उसका कीमत कितना है, क्योंकि वहां पर तो तुझे एकदम उस ड्रेस का भरमार रहेगा, आराम से तू देख लेगी, ठीक है? या तू ऐसा सोचेगी कि मैं वहां चली जाती हूँ जहां पर ये ड्रेसेस थोक रेट में आते हैं, यानी होलसेल में जो चीजें आती होंगी, होलसेल में। तो होलसेल में तुझे एक फिक्स प्राइस मिल जाएगा कि अच्छा, होलसेल में अगर 10 रुपए का वो ड्रेस जा रहा है या 100 रुपए का जा रहा है वो ड्रेस, तो तुझे 100 रुपए का मिलेगा। लेकिन अगर यही होलसेल से तू लेकर के आई और तूने अपने दोस्त को बेच दिया, कहा कि बहुत महंगी ड्रेस है, मैं लेकर के आई हूँ 500 रुपए का, तू मेरी दोस्त है, एक काम कर, ये ले 600 रुपए में ले ले। कितने में ले ले? 600। और तू लाई कितने में थी? 100 रुपए में, ठीक है, तू लाई थी 100 रुपए में। देख, तो होलसेल जो प्राइस होता है, होलसेल यानी जहां पर सामान लॉट में मिलता है, वहां के प्राइस को गवर्नमेंट तो एक बार देख लेती है। गवर्नमेंट सोच लेती है अच्छा, यहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर 10 रुपए में जा रहा है तो मैं मान के चलता हूँ कि बाहर 15 रुपए में बिक जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग वो पता लगा लेगी कि मार्केट में कितना पैसा जाएगा और वहां से कितना पैसा आएगा और मार्केट में इन्फ्लेशन कितना होगा, वो इससे पता लगा लेती है होलसेल से, ठीक है? लेकिन कंज्यूमर जो होलसेल से खरीद कर लेकर के गया, वो साला कितने में बेच देगा, क्या गवर्नमेंट को पता चलेगा? नहीं। जैसे तू ले गई 100 रुपए में, गवर्नमेंट ने सोचा कि ठीक है ये बेचेगी, बहुत करेगी, 150 में बेचेगी। अब भाई साहब तू उसको चूरन दे दी, तूने बेच दिया 600 में, बता इसको घाटा लगा कि नहीं लगा? लग गया इसको घाटा, ठीक है, इसको घाटा लग गया। तो ये जो तूने किया ना, वो क्या था? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, यानी जो कंज्यूमर लेता है किसी और के जरिए से, उसे कितने में मिल रहा है, गवर्नमेंट इस बात का पता नहीं लगा पाती है। इसलिए गवर्नमेंट जब इन्फ्लेशन मेजर करती है तो मोस्टली किसका यूज करती है? डब्ल्यूपीआई का। क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का पता लगा पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि तूने इसको 600 में बेचा, तो ये क्या कहेगी लोगों को? अरे ये ड्रेस जो आया है, काला कलर का ड्रेस है, ये 600 में है, 600 में। तो सबको लगेगा ना, अरे बाप रे बाप, 600 में। लेकिन एक्चुअली में प्राइस कितना था इसका, वो ड्रेस का? 100 रुपए ही था, 100 रुपए में था।
तो गवर्नमेंट को तो यहाँ से लगा होगा ना कि भाई 100 रुपए का तो 150 रुपए हो गया, लेकिन मार्केट में तूने हल्ला क्या मचा दिया है, 600 रुपए का ड्रेस है। मार्केट में इस ड्रेस की कीमत बढ़ गई कि नहीं, महंगाई बढ़ी कि नहीं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से अगर देखेगी तो मार्केट में महंगाई बढ़ गई होगी, लेकिन होलसेल प्राइस की वजह से क्या महंगाई थी, नहीं। तो क्या गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट डेटा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना, देख कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स ये अलग से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है, तो इसको अलग से पढ़ना है, तो उसको मैं बाद में पढ़ूंगा। अभी हमारा यहाँ फोकस क्या है, इन्फ्लेशन। हमारा फोकस क्या है, इन्फ्लेशन। तो बता, गवर्नमेंट पूछेगा तुझसे कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किस किस प्राइस इंडेक्स का यूज करती है, WPI। ठीक है, गवर्नमेंट यूज इट टू मेजर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, लेकिन पूछेगा कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के कितने इंडेक्स, कौन कौन से, CPI और WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इतना समझ में आया। क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल, नॉट कंट्रोल, लेकिन होलसेल को कंट्रोल कर सकती है, होलसेल को कंट्रोल कर सकती है, इतना समझ में आया। ओके, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या क्या इसके इफेक्ट आते हैं, मतलब कि मुद्रास्फीति से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति की वजह से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कौन सा नंबर हो जाएगा जी, चौथा। चौथा क्या देखना है, इफेक्ट, प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव। पहली चीज तू क्या देखती है कि मुद्रास्फीति की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से मार्केट में क्या आता है, महंगाई, मार्केट में महंगाई आती है, एक्सपेंसिवनेस, महंगाई बढ़ जाती है। पहली चीज एक्सपेंसिवनेस, एक्सपेंसिवनेस, क्या कहते हैं इसको, महंगाई, महंगाई, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, यानी कि हमारी जो परचेसिंग पावर थी वो कम हो जाती है, परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे मुद्रा की जो वैल्यू थी, हमारे मनी की वैल्यू वो घट जाती है, यानी मनी या करेंसी, करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। बात समझ में आई, घट जाती है। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ये समझ में आया, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, परचेसिंग पावर घट जाती है, और करेंसी की वैल्यू घट जाती है, करेंसी की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, करेंसी की वैल्यू घट जाती है, इतना समझ में आया। ओके, अब देख, जब महंगाई बढ़ता होगा तो कुछ लोगों को फायदा होता होगा और कुछ लोगों को घाटा होता होगा, है कि नहीं। महंगाई बढ़ता है, ऐसा तो नहीं कि सबके ऊपर एक ही इफेक्ट आता है, किसी चीज का दाम बढ़ना कुछ लोगों के लिए फायदे का सौदा है, जैसे जो दुकानदार है उनके लिए तो अच्छा रहेगा, महंगाई बढ़ गया, लो बड़े दाम पर बेचूंगा, लेकिन जो खरीदार होंगे, कंज्यूमर होंगे, उनके लिए तो घाटे का सौदा है, महंगाई बढ़ गया, है ना। तो आप समझते हैं कि महंगाई में किसको फायदा होता है और किसको घाटा होता है। ठीक है, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स एंड लॉसेस, लॉसेस, इसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है,
तो पहले तू देखेगी इन्फ्लेशन की वजह से जितने भी दुकानदार होंगे, शॉपकीपर, दुकानदार को क्या कहते हैं हम लोग, सेलर, ठीक है, सेलर, विक्रेता, उनके उनको फायदा हो जाएगा। जितने भी प्रोड्यूसर होंगे, इंडस्ट्री वाले होंगे, कंपनी वाले होंगे, उनको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। जैसे एक बड़ी कंपनी है पतंजलि, बाबा रामदेव की जब एक कंपनी स्टेब्लिश नहीं थी, तब वो गवर्नमेंट के खिलाफ क्या बोलते थे, महंगाई बहुत अधिक है, महंगाई बहुत अधिक है, महंगाई कम होना चाहिए। क्या अब बाबा रामदेव किसी भाषण में ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि महंगाई बहुत अधिक है? नहीं। तो क्यों? क्योंकि जितना महंगाई बढ़ेगा उनका पतंजलि का प्रोडक्ट बढ़ेगा, और पतंजलि का प्रोडक्ट जब बिकेगा तो उनके पतंजलि की वैल्यू बढ़ेगी। तो जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर या इंडस्ट्री वाले, उनको फायदा हो जाता है, उनको फायदा हो जाता है महंगाई की वजह से। ठीक है, अब देख, जो इंसान उससे कर्ज लिया रहेगा, ठीक है, जैसे कि जैसे आज से 20 साल पहले, समझ लो सन 2000 में, तूने तूने मिश्रा को 1 लाख रुपए दिया, ठीक है, कितना दिया, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब मिश्रा ने कहा कि ठीक है, मैं अभी पैसे नहीं दे पा रही हूँ, एक काम करो, 2022 में, आज के वक्त मिश्रा ये 1 लाख रुपया ला करके तुझे दे दे। क्या 1 लाख रुपए की वैल्यू जो 2000 में थी वही 2022 में भी रहेगी सेम? तू 2000 में 1 लाख रुपए से बहुत सारी चीजें कर सकती थी, लेकिन आज 2022 में क्या 1 लाख रुपए की उतनी वैल्यू रह गई? नहीं। यानी कि जो डेटर होगा, कर्जदार होगा, जो लिया रहेगा, ठीक है, डेटर, ठीक है, यानी जिसे पैसा देना है, उसको तो बेनिफिट हो गया, उसको तो बेनिफिट हो गया। तो इसमें जैसे कि इस वक्त बेनिफिशियल में कौन रहेगा, मिश्रा या तू? मिश्रा बेनिफिशियल में रहेगी। मिश्रा तो तेरे से पैसा लिया था मिश्रा ने, तो मिश्रा क्या हुई, कर्जदार, और कर्जदार को हम क्या कहते हैं, डेटर। डेट का मतलब क्या होता है, कर्जा ना। हाँ, डेटर, डेटर को फायदा हो जाएगा, डेटर को फायदा हो जाएगा। इतना समझ में आया? हाँ। अब समझते हैं कि लॉस किसको होगा, लॉस। तो सेम थिंग, जैसे सेलर को अगर फायदा हुआ था तो सेलर से खरीदेगा कौन, कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या हो जाएगा, कंज्यूमर को घाटा हो जाएगा, कंज्यूमर को घाटा हो जाएगा। उसके बाद जिसकी ये जिसने कर्जा दिया था, जिसने कर्जा दिया था, यानी जिसके अकाउंट में पैसा आएगा, जैसे तू, तेरे पास पैसा आने वाला था, तू क्या हुई, क्रेडिटर, तेरे पास पैसा क्रेडिट होता, तो क्रेडिटर को क्या हो जाएगा, घाटा, क्रेडिटर को घाटा, क्रेडिटर, क्रेडिट, क्रेडिटर को घाटा हो जाएगा। ठीक है, सोच, किसी की सैलरी फिक्स्ड हो, ठीक है, किसी की सैलरी अगर फिक्स्ड हो, तो मान ले कि तेरी सैलरी आज से 2 साल पहले थी 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया तेरी सैलरी थी, लेकिन 2 साल बाद, यानी 2020 में सैलरी तेरी 10,000 थी, और 2022 में महंगाई 20% बढ़ गई, 10% 2020 से 21 में बढ़ी, और 2021 से 22 में महंगाई 20% बढ़ गई। तो तेरा सैलरी तो तेरा 10,000 है, लेकिन मान ले कि तू 2020 में तू अपना रेंट देती थी 5,000 रुपया, अब वो रेंट तुझे देना है 6,000 रुपया, तेरी सैलरी 10 का 10,000 है, तो बता, तू 6,000 रुपया रेंट देगी, जहाँ पहले तुझे 5,000 रुपया बचता था, अब तो 4,000 बचेगा, तुझे घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यानी जिसकी सैलरी फिक्स होती है उसे घाटा होता है। इसलिए तू देखती होगी कंपनी में हर साल 10% का इंक्रीमेंट मिलता है, 10% सैलरी इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर साल 10% की रेट से महंगाई बढ़ती है, यानी हर 10 साल में किसी चीज की वैल्यू डबल हो जाएगी। जैसे आज कोई घड़ी तुझे 10 रुपए मिल रहा है, तो 10 साल बाद यही घड़ी 20 रुपए में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो जिसका जिसका सैलरी फिक्स होगा उसको क्या हो जाएगा, घाटा।
फिक्स्ड सैलरी, फिक्स सैलरी वाले को घाटा हो जाएगा, फिक्स सैलरी वाले को घाटा हो जाएगा। लेकिन वही सोच जिसको महंगाई भत्ता मिलता होगा, महंगाई भत्ता यानी कि जैसे महंगाई बढ़ेगी तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी, तुमको उसका एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ेगा, तो जिसको तो उस पर्सन को फायदा होगा कि घाटा होगा? जिसको महंगाई भत्ता मिलता है, महंगाई जैसे कि अगर महंगाई 10 रुपया बढ़ा तो तुम्हारी सैलरी में भी 10 रुपया इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, तो उसको फायदा होगा या घाटा होगा? फायदा होगा, ठीक है। तो जिसकी सैलरी फिक्स नहीं रहती है उसे फायदा हो जाता है। सैलरी प्लस भत्ता, भत्ता, अरे वो कहते हैं ना महंगाई भत्ता मिल रहा है, अलाउंस, अलाउंस, अलाउंस कहते हैं ना, डीए टीए है ना, डीए डियरेंस अलाउंस, अलाउंस से भत्ता कहते हैं, ठीक है। जिसको मिलता है उसको फायदा हो जाता है। इतना चीज समझ में आया? ओके, ओके, ठीक है। बता, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, महंगाई का क्या प्रभाव पड़ता है, हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है महंगाई? ओके, इन्फ्लेशन से क्या हो जाता है, महंगाई, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। ओके, दूसरी चीज, हमारे खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। ओके, तीसरी चीज, करेंसी की वैल्यू घट जाती है, करेंसी की वैल्यू घट जाती है। बता, इन्फ्लेशन में किसको फायदा होता है? सेलर और दूसरे चीजों लोगों को फायदा हो जाता है, सेलर और दूसरे लोगों को फायदा हो जाता है। इतना समझ में आया? ओके, अब सोच, ये महंगाई है, ठीक है, महंगाई आई, लेकिन महंगाई के साथ साथ क्या हो जाए, महंगाई के साथ साथ जो है ये मार्केट में ना किसी चीजों की डिमांड खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे कि ये था, मार्केट में ये 2 लड्डू है, ठीक है, ये 2 लड्डू का प्राइस क्या है कि 10,000 रुपए है, 2 लड्डू का प्राइस 10,000, इनका डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या हो जाए कि अचानक से लोग कहें मैं लड्डू लूंगा ही नहीं, डिमांड पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ये लड्डू रखे रखे सड़ जाएंगे कि नहीं सड़ जाएंगे? खराब हो जाएंगे, ठीक है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन प्लस, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन, रिसेशन, और रिसेशन में क्या होता है, किसी भी चीज की डिमांड पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, मांग पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं रह पाता है, और पैसा नहीं रह पाता है तो उससे क्या हो जाता है, वो लोग कोई चीज खरीद नहीं पाते और लोगों को घाटा लगने लगता है। जैसे कोई खाने पीने सामान, खाने पीने वाला सामान रहेगा, वो पैसा लगा के बनाया रहेगा, तो उसका खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, तो हम समझते हैं रिसेशन, रिसेशन, ठीक है, रिसेशन। देख, मार्केट में पैसा बहुत अधिक आ गया तो इन्फ्लेशन, लेकिन अब मार्केट में अगर पैसा बहुत कम हो जाए, मार्केट में पैसा बहुत कम हो जाए, कैश या लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या हो जाए, मार्केट में कम हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, रिसेशन। रिसेशन मतलब मंदी, ठीक है, रिसेशन मतलब मंदी। और मंदी में किसी भी चीज की डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड खत्म हो जाती है, डिमांड पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, कम नहीं होती, खत्म हो जाती है, डिमांड पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सोच, डिमांड जब खत्म हो जाएगी, चीजें क्या होंगी, बर्बाद होने लगेंगी। तो अगर तुझसे कोई पूछेगा कि इन्फ्लेशन अच्छा है या रिसेशन, इन्फ्लेशन ठीक है, रिसेशन इन्फ्लेशन से भी खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि इसमें चीज बर्बाद होने लगती है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ढहने लगती है, ठीक है। तो डेंजरस देन इन्फ्लेशन, ठीक है, डेंजरस देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से भी खतरनाक होता है ये, इन्फ्लेशन से भी खतरनाक होता है। इतना समझ में आया? जैसे तू ये चीज समझ सकती है कि एग्जाम्पल में कोरोना के टाइम पीरियड में
कोरोना में, जब 2020 में कोरोना एकदम भयानक छाया हुआ था, तो तूने देखा होगा जो प्रॉपर्टी वगैरह के डिमांड थे वो एकदम घट गए थे। ठीक है, देख कोरोना के टाइम पीरियड में, कोरोना में लोग जो ये थे अपने मकान वकान वाले, जैसे कि क्या कहते हैं उनको, बिल्डर बिल्डर्स बिल्डर बिल्डर्स 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 वगैरह जो थे, ये लोग बिल्डिंग बनाने के लिए अब तुझे चाहिए रहेगा क्या, लेबर। लेबर, ठीक है, लेबर। तो बता, लेबर तो सारे के सारे अपने गांव चले गए थे, और जब लेबर गांव चले गए तो बता, इनका जो ये बिल्डिंग था, क्या बिल्डिंग टाइम पर बन के रेडी हो पाएगा? नहीं। यानी इन्होंने जिसको वादा किया रहेगा, प्रॉमिस कि हाँ ठीक है हम आपको 1 साल के अंदर बिल्डिंग बना के दे देंगे या इतने टाइम तक डिलीवर कर देंगे, क्या इस कोरोना की वजह से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर पाया? और पूरा नहीं कर पाएंगे तो इनके सारे के सारे जो क्लाइंट रहेंगे वो हाथ से चले जाएंगे, कितने चले जाएंगे? चले जाएंगे। तो बता, इस रिसेशन के टाइम में बिल्डर्स का नुकसान हुआ कि नहीं? उनका पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल जो एरिया, मतलब कि ये था, बजट था, वो सारा गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा। ठीक है, तो रिसेशन सबसे खतरनाक होता है। अब बता, अगर तुझसे कोई पूछेगा कि रिसेशन के टाइम में, रिसेशन जब आएगा तो रिसेशन को कैसे कंट्रोल करोगे? कंट्रोल रिसेशन, बता। प्राइस बढ़ा के बता, रिसेशन आने की वजह क्या थी? वो तो वो तो दूसरी वजह थी, पहली वजह क्या होती है? हाँ, मार्केट में पैसा कम हो गया है, तो हमें क्या करना होगा? मार्केट में पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस बढ़ाना वो नहीं होता है, मार्केट में पैसा लाना और प्राइस बढ़ाना अलग चीजें हैं। ठीक है, तो कैश या लिक्विडिटी को क्या करो? इंक्रीज करो। ठीक है, लिक्विडिटी को इंक्रीज करो। ठीक है, पैसा छोड़ो। अब लिक्विडिटी को अगर इंक्रीज करना है तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रांग बनाना होगा या लूज करना होगा? मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करो, ईज करो। ठीक है, ईज कर दो, थोड़ा सा लूज कर दो, इसको कहते हैं हम लोग राहत दो थोड़ा। ठीक है, तो बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है कम कर दो, तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, तो लोग लोन फटाफट ले पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज दूसरी चीज तो क्या आरबीआई या बैंक वाले अपने एजेंट को लोगों के पास भेजेंगे, जाओ 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 उनको बोलो एलआईसी करवा लो, एफडी करवा लो, भेजेंगे? नहीं, कहेंगे जाना मत गधो, मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं है, एकदम खतरनाक स्थिति है। ठीक है, तो वहां पर ओपन मार्केट पॉलिसी को बंद कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ओपन मार्केट पॉलिसी को थोड़ा टाइम के लिए रोक दो। ठीक है, रोक दो। ठीक है, रोक दो। उसके बाद क्या गवर्नमेंट ये कहेगी, जैसे कि 2020 से 2021 में, ठीक है, किसी को आईटीआर भरना था, इनकम टैक्स आईटीआर, तो क्या कहेगी गवर्नमेंट कि नहीं 2020 में रिसेशन आया है तो इसके लास्ट में 21 में तुम जो कि हमें आईटीआर दे दो? गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए कि नहीं? अच्छा ठीक है, 2020 का जो आईटीआर रहेगा तुम 2022 में दे देना, है कि नहीं? इनकम टैक्स इनकम टैक्स 2022 में दे देना, तो गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो आईटीआर के लिए क्या दो? टाइम दो। ठीक है, टाइम दो। ठीक है, आईटीआर का जो टाइमिंग है उसे बढ़ा दो, टाइमिंग उसे बढ़ा दो। कितना समझ में आया? ओके, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं रिसेशन को दूर करने के लिए। अब देख, इसी रिसेशन को दूर करने के लिए कुछ कुछ लोग कहते हैं कि पैसा छाप दो। क्या छाप दो? पैसा। ठीक है,
प्रिंटिंग करेंसी, प्रिंटिंग करेंसी, ठीक है। लेकिन तुझे पता है अगर पैसा छपा और मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आया तो क्या आने वाला है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि तुम मंदी को हटाने के लिए अगर एक बार पैसा छाप दिए, एक बार पैसा छाप दिए तो वो पैसा मार्केट में ही रह जाएगा और मार्केट से वो पैसा वापस जल्दी जाएगा नहीं। तो जैसे ही मंदी जाएगी तुरंत क्या जाएगी? महंगाई। मंदी के जाते ही तुरंत महंगाई आ जाएगी। तो सोच, ऐसे वक्त में, मंदी के समय में जो पैसा छापा जाता है उसे हम कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है। मंदी को दूर करने के लिए जो पैसा छापा जाता है उसे क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर मनी। क्या हेलीकॉप्टर मनी में पैसा हेलीकॉप्टर से गिराते हैं? नहीं, ठीक है। हेलीकॉप्टर मनी में पैसा हेलीकॉप्टर से नहीं गिराते हैं। मंदी को दूर करने के लिए जब आरबीआई पैसे को छापती है तो उसे कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी। बात समझ में आया? क्या हेलीकॉप्टर मनी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। नॉट गुड फॉर कंट्रीज, कंट्रीज इकोनॉमी, 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 ठीक है। तो जब कोरोना का टाइम पीरियड आया था तो आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर थे, उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया था कि आपको हेलीकॉप्टर मनी छापना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आई, आरबीआई के गवर्नर से पूछी, ये लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो आरबीआई गवर्नर ने कहा, देखिए महाराज, पैसा छापना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा छाप दूंगा, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में महंगाई बहुत भयानक हो जाएगी। तो सोच, आज के समय में हम कौन से स्टेज पर है महंगाई के मामले में? कहाँ गया रे? यहाँ तीसरे स्टेज पर है, दौड़ती मुद्रास्फीति में। सोच, अगर पैसा छाप दिए होते हैं तो हम लोग कौन से स्टेज पर आ जाते हैं? हाइपर पे आ जाते हैं, ठीक है, हाइपर पे आ जाते हैं। तो ये समझ में आया कि तुझे ये हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है, रिसेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन क्या होता है? ओके। अब सोच, अगर रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ आ जाए, रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ आ जाए, तब क्या होगा? तब उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। रिसेशन कौन से नंबर का था पता नहीं, मैं इसको यहाँ डाल, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इसको कहते हैं ठहरी मुद्रास्फीति, यानी ऐसी मुद्रास्फीति जो रुक गई है बहुत लंबे समय तक। स्थिर मुद्रा स्फीति, ठीक है, स्थिर मुद्रा स्फीति। इसमें क्या होता है? इसमें इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन, रिसेशन दोनों साथ में आ जाता है, दोनों साथ में आ जाता है। तो बस अगर तुझसे कोई पूछेगा स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है, कम्स टुगेदर, ठीक है, एक ही साथ जब आ जाए तो कहलाता है स्टैगफ्लेशन। अब अगर तुझसे कोई पूछेगा कि बताओ स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में तुम पहले किसे कंट्रोल करोगे, इन्फ्लेशन को या रिसेशन को? नहीं, तुझे रिसेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन से खतरनाक कौन है? रिसेशन। तो फर्स्ट कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि जो खतरनाक होता है पहले उसे कंट्रोल कर लो, बाकी वाला तो आराम से कंट्रोल हो ही जाएगा। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? ओके। देख, दुनिया में 2008 में भयानक स्टैगफ्लेशन आया था, ठीक है, 2008 में भयानक स्टैगफ्लेशन आया था। वर्ल्ड में स्टैगफ्लेशन आया था कब? 2008 में। और भारत में अगर कहेगी तो भारत में 1991 में और 2012 में।
इंडिया में स्टैगफ्लेशन आया था 1991-92 में या 90-91 में, तू कह सकती है, जब एलपीजी रिफॉर्म लाने की नौबत आ गई थी। 15 दिन का पैसा बचा हुआ था कंग्रेस में। और दूसरी सिचुएशन थी 2012 में। ठीक है, 2012 में। अब तुझे एग्जांपल दूं, ये इन्फ्लेशन और रिसेशन एक साथ किस तरीके से दिखेगा। जैसे जब तू जयपुर जाएगी तो वहां पर तू रेंट पर रूम लेगी और वहां रहेगी, है ना। तो जो जो मालिक होगा, ठीक है, कमरे का जो मालिक होगा, वो महीने के लास्ट दिन में, जैसे कि क्या है, ये मई चल रहा है ना, मई, मान ले मई मई जो है 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक तू रही। 1 तारीख को तेरे अकाउंट में मम्मी पैसा भेज देंगी। ठीक है, तेरे घर से पैसा आया 1 तारीख को। ठीक है, 1 तारीख को तेरे घर से पैसा आ गया। जब तेरे घर पे पैसा आ जाएगा तो तेरी सिचुएशन कैसी हो जाएगी, इन्फ्लेशन। क्योंकि अब पैसा आया है, तू तो जब पहले पहले पैसा आता है तो आराम से आदमी खर्चा करता है एकदम, कोई देखता उखता नहीं कि हाँ ठीक है अभी चाय पीना है, वड़ा पाव खाना है, पकौड़ी खाना है, चिकन मटन खाना है, लाओ सब दबा के खाएंगे, अभी पैसा है अकाउंट में। ठीक है, अभी पैसा अकाउंट में है। धीरे धीरे तेरा पैसा खत्म होने लगेगा और 30 तारीख को तुझे रूम वाले को पैसा देना रहेगा, मालिक को पैसा देना रहेगा। ठीक है, देख, जैसे ही 30 तारीख को तेरा सारा का सारा पैसा खत्म, जैसे ही तू मालिक को देगी तो तेरा सारा का सारा पैसा खत्म और तेरे पास क्या आ जाएगा, रिसेशन। और मालिक के पास क्या आ जाएगा, पैसा ढेर सारा। क्या हो जाएगा सिचुएशन, इन्फ्लेशन। समझ में आया, यानी पैसा खत्म, रिसेशन, पैसा आया, इन्फ्लेशन। तो एक ही कम टाइम पीरियड में तुझे दोनों देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है ना। तो समझ में आया, ये दोनों को जब मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, स्टैगफ्लेशन। ये सारा सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, मैं एक लास्ट चीज पूछूंगा, उसके बाद को खत्म करते हैं। बता, पहला होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बढ़ने की क्या वजह होती है, लिक्विडिटी का बढ़ना। फिर दूसरा होता है रिसेशन। रिसेशन को हम क्या कहते हैं, मंदी। मंदी के बढ़ने की क्या वजह होती है, लिक्विडिटी का घटना, स्टैगफ्लेशन। तीसरा होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों साथ में आ जाए। इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों साथ में आ जाए। अगर दोनों साथ में आ जाएंगे तो तू किसे कंट्रोल करेगी, रिसेशन को। ठीक है, लिक्विड और यहाँ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन। हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, पैसे को आरबीआई छापने लगे तो उसे हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। सारा सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट।